नमस्कार दोस्तों, आज की ताजा खबर। बलात्कार का न्यूज चलाने पर 127 करोड़ डॉलर चुकाने होंगे न्यूज चैनल को। तो वहीं रूस के जिगरी दोस्त ने कहर बनकर टूट पड़े यूक्रेन के ऊपर। कोई बंधक नहीं, सिर्फ मौत। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की सोची समझी चाल या शेख हसीना का सचमुच गहरी चाल। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार द्वारा गठित जांच आयोग ने अपने अंतिम रिपोर्ट में कहा है कि उसे लोगों को कथित रूप से गायब किए जाने की घटनाओं में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की संलिप्त का पता चला है। लोगों के लापता होने की घटनाओं की जांच के लिए गठित आयोग ने अनुमान लगाया है कि ऐसे मामलों में संख्या 3500 से अधिक है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के मुख्य सलाहकार के कार्यालय में प्रेस शाखा ने शनिवार रात को एक बयान में कहा, आयोग को इस बात के सबूत मिले हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के निर्देश पर लोगों को गायब किया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि वे छात्रों के नेतृत्व वाले विद्रोह के बाद 5 अगस्त को हसीना की आवामी लीग सरकार के सत्ता से बाहर होने के बाद देश से बाहर चले गए थे। लोगों को गायब किए जाने की घटनाओं की जांच करने वाले 5 सदस्यीय आयोग ने शनिवार देर रात मुख्य सलाहकार को उनके आधिकारिक आवास यमुना पर सत्य का खुलासा शीर्षक से अपने अंतरिम रिपोर्ट सौंपी, जिसके बाद यह बयान जारी किया गया। बयान के अनुसार आयोग के अध्यक्ष एवं उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश मेनुल इस्लाम चौधरी ने यूनुस को बताया कि जांच के दौरान उन्हें एक व्यवस्थित तरीके की जानकारी मिली, जिसके कारण इन घटनाओं का पता नहीं चल सका। चौधरी ने कहा, लोगों को गायब करने या न्यायोत्तर हत्या करने वाले व्यक्तियों को भी पीड़ितों की जानकारी नहीं होती थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस की वरिष्ठ अपराध विरोधी रैपिड एक्शन बटालियन और अन्य कानून प्रवर्तक एजेंसी ने लोगों को जबरन ले जाने, उन्हें प्रताड़ित करने और हिरासत में रखने की घटनाओं को अंजाम देने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया। आरएबी में सेना, नौसेना, वायुसेना और पुलिस के लोग शामिल होते हैं। आयोग ने आतंकवाद रोधी अधिनियम 2009 को खत्म करने या उनमें व्यापक संशोधन करने के साथ साथ आरएबी को खत्म करने का प्रस्ताव भी रखा। मानवाधिकार कार्यकर्ता और आयोग के सदस्य सज्जाद हुसैन ने कहा कि उन्होंने इस तरह की घटनाओं के कारण लोगों के लापता होने की 1676 शिकायतें दर्ज की है और अब तक उनमें से 758 मामले की जांच की है। इनमें से 200 लोग या 27% पीड़ित कभी वापस नहीं लौटे और जो वापस लौटे उनमें से अधिकतर को रिकॉर्ड में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के तौर पर दिखाया गया है। इसमें पहले आयोग ने एक संवाददाता सम्मेलन में घोषणा की उसे ढाका और उसके बाहरी इलाकों में 8 गुप्त हिरासत केंद्र मिले हैं। आयोग के अध्यक्ष ने शनिवार को यूनुस को बताया कि वह मार्च में एक और अंतरिम रिपोर्ट पेश करेंगे तथा सभी आरोपों की जांच पूरी करने के लिए उन्हें कम से कम 1 और वर्ष की आवश्यकता होगी। तो वहीं दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के संघर्ष में उत्तर कोरिया के सैनिक अपना खौफनाक युद्ध कौशल दिखा रहे हैं। रिपोर्टर्स के मुताबिक कुर्स्क क्षेत्र के एक गांव पर कब्जा करने में इन सैनिकों ने केवल 2 घंटे का समय लिया। इस पूरे गांव में मौजूद सभी यूक्रेनी सैनिक या तो मारे गए या फिर भाग गए। उत्तर कोरियाई सैनिकों ने किसी भी यूक्रेनी सैनिक को बंदी नहीं बनाया। हमले के बारे में बताते हुए कहा कि यह घटना 6 दिसंबर को हुई थी। उत्तर कोरियाई सैनिकों ने यूक्रेनी सैनिकों पर कोई रहम नहीं दिखाया। उन्होंने गोली की रफ्तार के साथ हमला किया और यूक्रेनी सेना को 300 से ज्यादा सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर यूक्रेन की तरफ से अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की गई है, लेकिन एक पूर्व यूक्रेनी विधायक और रूस समर्थक नेता ओलेग तसायोर्ब ने कहा है कि हाँ, यह हमला हुआ है, लेकिन मैं इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दे सकता। उत्तर कोरियाई सैनिकों की रूस में तैनाती के बाद दोनों देशों के संबंध ऐतिहासिक रूप से अपनी ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। हाल ही में कुछ समय पहले ही दक्षिण कोरिया की तरफ से
खुलासा किया गया था कि तानाशाह किम जोंग उन ने हजारों सैनिकों को यूक्रेनी संघर्ष में लड़ने के लिए रूस भेजा है। रूस में उत्तर कोरियाई सैनिकों की उपस्थिति की पुष्टि अमेरिका की तरफ से भी की गई है। इसी साल जून में पुतिन और किम जोंग उन के बीच में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ था। इस मामले के जानकार लोगों के मुताबिक दोनों देशों की इस डील से दोनों को ही फायदा है। पुतिन को जहां सैनिकों की मदद मिलेगी तो वहीं किम रूस की उन्नत हथियार तकनीकी के मिलने से खुश होगा। इसके अलावा उत्तर कोरियाई सैनिकों के पास इस युद्ध के बाद एक अनुभव भी होगा। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर की गई एक टिप्पणी एबीसी न्यूज चैनल को भारी पड़ गई। मानहानि के मामले में अब न्यूज चैनल को डोनाल्ड ट्रंप को $15 मिलियन यानी करीब 127 करोड़ डॉलर चुकाने पड़ेंगे। चैनल पर जॉर्ज स्टीफन पोल्स नाम के न्यूज एंकर ने दावा किया था कि डोनाल्ड ट्रंप को लेखिका ई जीन कैरोल के रेप मामले में दोषी पाया गया था। एबीसी न्यूज ने एडिटर्स नोट में लिखा है कि सेटलमेंट के तौर पर चैनल डोनाल्ड ट्रंप को यह रकम चुकाएगा। चैनल की तरफ से एंकर की गलती पर खेद जताया गया था। बता दें कि 10 मार्च को द वीक कार्यक्रम के दौरान एंकर ने यह टिप्पणी की थी। जानकारी के मुताबिक मीडिया नेटवर्क को $1 मिलियन की राशि ट्रंप के अटॉर्नी अलेजांद्रे ब्रिटे के लॉ फर्म को भी चुकानी पड़ेगी। जानकारी के मुताबिक एबीसी न्यूज जो भी राशि चुकाएगा उससे एक लाइब्रेरी बनाई जाएगी जो कि गैर लाभकारी होगी। एबीसी न्यूज ने बताया कि इस बात की खुशी है कि दोनों पार्टियों के बीच सुलह हो गई है। इसके बाद यह केस बंद हो जाएगा। शुक्रवार को फ्लोरिडा फेडरल जज के सामने सुलह को लेकर आदेश सुनाया गया था। इस एग्रीमेंट के मुताबिक एबीसी न्यूज $15 मिलियन की राशि डोनाल्ड ट्रंप की लाइब्रेरी को देगा। यह राशि 10 दिनों के अंदर ही चुकानी होगी। इसके अलावा चैनल डोनाल्ड ट्रंप की लीगल फीस भी चुकाएगा। बता दें कि 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ले सकते हैं। ऐसे इन सब मामलों में आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।